जैसा कि आप सबको वाकिफ़ है कि अब हमने पहले तो रिकॉग्निशन तो कर लिया इनिशियल, ठीक है। अब हमारी बात आती है सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन की। तो भाई उसमें ये होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम कभी लेते नहीं है। सच एन एक्सपेंस कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड टू द because it does not contribute to the appreciation in value of investment property, does not contribute to the appreciation। कोई appreciation तो होती ही नहीं तो क्यों ऐड करें, ठीक है। लिफ्ट हो गया, वॉल हो गई, रिपेयर ऑफ वॉल हो गया, रिपेयर ऑफ फ्लोर हो गया, पेंट हो गया, एक्सेट्रा। अगर कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया हमने रिप्लेसमेंट या एडिशन ऑफ देन सच एक्सपेंस कैन बी कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बट इट इज टू बी because it is considered capital expenditure, such expense is made to increase the value of the property, to appreciate the value of property, because it contributes to the appreciation in the value of investment property। इस तरह से है ना कि बढ़ा देता है उसकी वैल्यू को, है ना। ओके, कैलकुलेशन कैसे करते हैं भाई, डाल दी अमाउंट जो है वो तो आएगी, एक्सपेंडिचर नए एसेट के लिए किया और जो पुरानी की स्क्रैप है, ठीक है। फर्दर डेप्रिसिएशन जो कंप्यूट होगा इसके ऊपर होगा, ऑन द बेसिस के ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी करा था फिर, है ना, जिसमें वो 10 साल तक एक निकालना था, फिर 11 साल का अलग निकालना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अगर कोई कंपोनेंट वो रिप्लेस हुआ है इन्वेस्टमेंट, देन द फॉलोइंग शुड बी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कोई जो कंपोनेंट है रिप्लेस हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है ना, वो भी हो सकता है जो हमने पढ़ा था उसके बीच में, किसके बीच में, अरे यार जो हमने घर में करवाया है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ओ ओके ओके ओके, हाँ हाँ सही बात कह रहे हो सर, सही बात कह रहे हो अभिषेक सर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके। तो वो कैसे डी रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट जो उसका स्क्रैप मिल गया, पी एंड एल डेबिट जो लॉस हो गया, ओल्ड एसेट की बैलेंस शीट वैल्यू, इसमें हमेशा लॉस ही हो गया यार, कभी प्रॉफिट तो होगा नहीं, पुरानी चीज़ को तुम डिस्कार्ड कर रहे हो तो। सही बात है। रिकॉग्निशन एक्सपेंडिचर न्यू एसेट उसको एंट्री डाल देंगे। अब भाई इसके ऊपर बेस से क्वेश्चन आया था, इसमें ये था कि जो कंस्ट्रक्टेड 40 करोड़ है, कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 40 करोड़, तो इसके अंदर ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है, इट्स कंस्ट्रक्टेड एंड ऊपर पढ़ा था कि उसमें इंटीरियर डेकोरेशन भी होता है। ऊपर एक क्वेश्चन था उसके अंदर, देखा नहीं था तूने, जहाँ पे इसकी वर्किंग बता रखी थी, वहाँ पे नहीं बता रखा था जहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें लेनी है और क्या क्या छोड़नी है। दिखाऊँ भी, मिल नहीं रहा, नहीं तो अभी बता देता तेरे को। फेयर एसेट परचेज, डाउन पेमेंट, क्या क्या चीज़ें लेनी है क्या क्या नहीं लेनी, वो सब पढ़ा था यार। परचेज प्राइस, लीगल कॉस्ट, ये रहा ना देख, मटेरियल लेबर ओवरहेड, एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट, अरे था यार ऊपर ही इसमें ही था, ये रहा ना इंटीरियर, पेज नंबर 13 के ऊपर है ये। तो ये भी हमने देखा था, ठीक है, क्योंकि इसलिए उसको भी 40 करोड़ के अंदर वो ऑलरेडी हम इंक्लूड मानेंगे, ठीक है। केस 2 हो गया, कहाँ हो गया केस 2, कहाँ आ गए हो आप, ये रहा ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या हुआ भाई, हमारा 0.4 करोड़ से हमारा घाटा हो गया। घाटा इसलिए हो गया यार कि अब इसकी जो वैल्यू पड़ी है ना 0.4 करोड़ पड़ी है। रिलायंस इसमें कुछ होता नहीं है इंटीरियर के अंदर ना, ये 10 साल 15 साल की इनकी वो थी और इसकी 50 साल की थी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने निकाल दिया, तो आज उसकी कैरिंग अमाउंट यहाँ पे आ गई, इसकी यहाँ आ गई और टोटल यहाँ आ गया। एंट्री डाल दी उसके लिए सिंपली, स्टेटमेंट शोइंग डेप्रिसिएशन फॉर 11th ईयर निकाल दिया, सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 7 बड़ा फुद्दू है, देखना मत, अरे डेप्रिसिएशन निकाल के बस वो कॉस्ट बतानी है यार उसकी, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 के अंदर, देख लेना मन करे तो, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ आईपी, अगर बैलेंस शीट डेट को तुझे लगता है कि तेरी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी रिपोर्टेड अंडर कॉस्ट मॉडल, लगता वक्ता कुछ नहीं है, कॉस्ट मॉडल ही लगता है, इट मीन्स द रिवैल्यूएशन मॉडल कैन नॉट बी अप्लाइड। अगर हाँ तुम्हारी जो वो है ना तुम्हारी कैरिंग आउट उससे भी कम होगी फेयर वैल्यू, ओ माय गॉड, तो भाई लॉस तो एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, बचपन से हम पढ़ते हैं ये सब चीज़ें, है ना। एंटिसिपेटेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड बट इनकम शुड नॉट बी, है ना। हाँ तो वही कर दो, ओरिजिनल कॉस्ट आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया वो, ठीक है। इफ फेयर वैल्यू ऑफ investment would become less than WDV, then decline value shall be recognized in the books as impairment loss. Impairment loss liable to investment property, P&L debit to impairment loss, बस। अब भाई इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि अगर तुम्हें फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है ना एट बैलेंस शीट डेट बिकम हायर देन WDV, इग्नोर कर दो, इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज बुक्स, इट मीन्स द वैल्यूएशन नॉट अलाउड एज पर इंडिया 40। फेयर वैल्यू कैन बी रिकॉर्डेड इन नोट्स टू अकाउंट्स, इट विल बी चॉइस ऑफ एंटिटी बट फेयर वैल्यू डिस्कस ऑलवेज एनकरेज किया जाता है ICAI द्वारा। तो तुम दिखा सकते हो जो फेयर वैल्यू है वो तुम दिखा सकते हो, लेकिन आप दिखाओगे दीपक कलाल,
Fair value can be reported in notes to account. It will be choice of entity, but fair value disclosure is always encouraged by ICI. Notes to accounts में दिखाओगे. अगर कोई entity want कि वो report करे fair value, then it has to follow Ind AS 113 fair value measurement rules which are as follow. एक तो भाई आपके पास में उसके लिए इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से वो चीज़ होनी चाहिए, और वो जो अमाउंट है ना, इट शुड बी रिपोर्टेड एज कंप्लीट पैकेज इंक्लूसिव ऑफ ऑल इंटीग्रल एसेट्स. ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 था, क्या है 13 में दिखा देते हैं यार, कान खा लिए. कॉस्ट मॉडल, अरे भाई फुद्दू क्वेश्चन, इसी को तो बोला था क्वेश्चन तो नहीं है भाई, वो यही है वो कॉस्ट पे निकालना. हाँ, 20वां क्वेश्चन कौन सा है भाई? 20वां क्वेश्चन भाई ओनियन है. ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है. 25 मिलियन थी, अब होगी 32 मिलियन. एयर कंडीशनिंग की अमाउंट दे रखी है, बिगनिंग में उसकी अमाउंट लिफ्ट की दे रखी है, डेप्रिसिएशन का रेट बता रखा है, स्ट्रेट लाइन मान के कर दे उसको कंप्यूट, जो भी उनकी वैल्यू आएगी. प्रेजेंटेशन ऐसे है, कंप्यूटेशन और स्टेटमेंट शोइंग फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. क्या? स्टेटमेंट शोइंग फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. जी हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के भी फेयर वैल्यू दिखानी होगी. 0.7 मिलियन, 0.6 मिलियन, 30.7 मिलियन, तो 32 मिलियन आ गई. वी हैव अज्यूम्ड द डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज बाय एंटिटी ऑन एसएलएम बेसिस. हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है. और ये जो हमारी बैलेंसिंग फिगर थी टोटल 32 मिलियन है, ये मतलब हमने ये मान लिया, और इसको जो दिखाएंगे हम नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे ओनली. ओके, assume that depreciated book value can represent the fair value at the end of the year. Depreciated book value of equipment represents the fair value at the end of the year. ठीक है. The company is telling about the procedure to be followed for fair value measurement. देखिए यहाँ पर उसका तो कोई डिस्कशन ही नहीं है ना, किस चीज़ का, जो हमने ये बात बोलते हैं कि आपके पास इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इंडिपेंडेंट उसको एज ए पैकेज होना चाहिए, वो रिपोर्ट करे एज ए पैकेज, शुड बी रिपोर्टेड, इट शुड बी एज अ कंप्लीट पैकेज इंक्लूसिव ऑल इंटीग्रल एसेट्स. तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे, बट हाँ उसने बोला है वैसे करके, तो हमने दिखा दिया नोट्स टू अकाउंट के अंदर इस तरह से. ओके, ठीक है. अब भाई हमने ट्रांसफर के बारे में पढ़ लिया. इंडेस 16 से चले गए इंडेस 40, पहले यूज़ कर रहे थे अपने बिजनेस में, अब आगे भाई इसको रेंटल पे दे दिया, एप्रिशिएशन के लिए कर लिया. अब भाई इंडेस 40 में तुम पहले रेंट पे दे रखी थी तुमने, अब उसको तुम बेचना चाह रहे हो, मतलब यह रेंटल पे दे रखी थी और अब तुम उसको बिजनेस में यूज़ करना चाह रहे हो. अच्छा जी, इंडेस 2 से आप इंडेस 40 पे आ गए. भाई डीएलएफ ने बोला बहुत हो गया बेचना वेचना स्टॉक की तरह इसको, अपनी प्रॉपर्टी को, अब मैं इसको रेंट पे चढ़ाया करूँगा, हैं? हाँ, एम्पीरियो की तरह. ओ माय गॉड, उससे क्या होगा? अब मैं इंडेस 40 लगाऊंगा ना. ओके 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 ओके. तो फिर अब जब ऐसे इससे इंडेस 40 लगाओगे ना, तो आपके यहाँ पे रीमेजरमेंट अलाउड नहीं होगा ना हो, मतलब आपको जो फेयर वैल्यू पे लिखना चाह रहे हो ना वो नहीं अलाउड होगा ना हो. ठीक है, ठीक है भाई. इंडेस 40 से इंडेस 2 पे भी आ सकते हो. पहले रेंटल के लिए रख रखी थी, है ना, अब डीएलएफ ने सोचा रेंटल पे, फिर सोच रहा है दोबारा कर देते हैं यार, वहीं कर देते हैं, वही सही था, तो वो हो गया. देयर विल बी नो जनरल एंट्री. पहली बात तो कोई जनरल एंट्री नहीं है, डिस्क्लोजर डाल देंगे ओनली अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट हेडिंग. Transfer from one index to other will be made at carrying amount only. Always. It means that there will be no measurement under previous index before making transfer of asset. ठीक है, जो तुम उठा के लाओगे उसी पे उठा के लाओगे. आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रांसफर प्रोसेस पूरा हो गया, मेजरमेंट प्रॉपर्टी विल बी मेड एज पर न्यू इंडेस. ठीक है, पूरा होने के बाद में तुम उसको मेजरमेंट कर सकते हो, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं. मून लिमिटेड है, परचेज की बिल्डिंग 10 मिलियन की. ठीक है, बिल्डिंग वॉज यूज फॉर फैक्ट्री एज अ फैक्ट्री बाय द मून लिमिटेड, मेजर अंडर कॉस्ट मॉडल. कौन सा लग रहा है भाई साहब? इंडेस 16 लग रहा है सर. एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 10 साल है. डिक्लाइन इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, द कंपनी डज नॉट नीड द फैक्ट्री एनी मोर एंड इज रेंटेड आउट द बिल्डिंग टू थर्ड पार्टी फ्रॉम 1 अप्रैल. ऑन दिस डेट फेयर वैल्यू जो है 8 मिलियन है. अपने दोहरा रखा अपनी फेयर वैल्यू ना है, ठीक है. तो मून लिमिटेड यूजेस कॉस्ट मॉडल. Which one is using? It is using cost model for accounting of its investment property. So, okay, if it is using investment property, then what we will do? We will compute the book value, like cost less depreciation. That would be the carrying amount. And what is that? That would be 6 million. 6 million. Yeah. Okay. So we will transfer given factor from index 16 to index 40 at 6 million, okay, which is the carrying amount of the property on such date, and it is the carrying amount on such date like 6 million, okay.
Yeah, and we cannot incorporate fair value of 8 million in the books of account because Ind AS 40 does not allow upward revaluation. Now you are shifting from Ind AS 16 to Ind AS 40, and you have to take that value. You have to bring that investment property, bring that property, that factory thing at 6 million. Only at the carrying amount you are only allowed to. Okay, because it is the thing that you are allowed to measure, or you are allowed to remeasure the things once your transfer is complete. So your transfer isn't complete yet, but in second step so we will uh, get the, we will incorporate it, we will transfer it, we will, yeah, we will transfer that value 6 million at carrying amount, okay, on such date. We cannot incorporate fair value of 8 million in the books of accounts because Ind AS 40 does not allow upward valuation. If you are thinking about upward valuation, that is not allowed in Ind AS 40. The disclosed fair value of 8 million can be made in notes to account if you want to, as per the measurement rules. Okay. Now it's question number 14. 13 भी कर लिया था, वही था बेकार था, फुद्दू लिखा तो था उसके ऊपर। एक्स लिमिटेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, बैलेंस शीट मार्च 15 लाख। Okay, during the XCX stopped letting out the building and used it as office premises. Okay, earlier they were using, earlier they had let it out, earlier they were, earlier they have earning, they were earning rental from such out of such property, because they have rented out that property. But now they are thinking like, why not use this building as our office premises rather than purchasing somewhere else or paying the extra rental at some other place. This is the best location. We should use our own building. On 31st March 2021, management has mean the recoverable amount of building rupees 10 lakh, which is, we can say it is the NRV or fair value. Okay, so earlier we were operating under Ind AS 40. Now we are shifting to Ind AS 16. First of all, it will be bring to 15 lakh. It will be transferred from Ind AS 40 to Ind AS 16 at book value, like whatever the carrying amount we are having. Okay, once the transfer is complete, then you are allowed to do that. Okay, then it will be considered impairment loss, I feel so. Because under Ind AS 40 you are not allowed upward valuation, but downward is allowed. Impairment loss is everywhere allowed. So first you will transfer it at 15 lakh, and then you are allowed to do, and 5 lakh would be considered as your impairment loss under Ind AS 16 cost model. The revised carrying out such PPE will be considered rupees 10 lakh, and it will be depreciated over remaining useful life. Good. तो इसमें दिक्कत क्या है? कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, दिक्कत तो भी शुरू ही होंगी। प्रॉपर्टी ए यूज एज ऑफिस बिल्डिंग ऑफ द कंपनी, कॉस्ट है उसकी 30 करोड़, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 करोड़, नेट रह गया 10 करोड़। देन ठीक है, 10 करोड़ है ऑफिस बिल्डिंग ऑफ द कंपनी। अब उसको किस में ट्रांसफर कर दिया? इनटू रिनोवेशन इंटेंडेड टू लीज आउट अंडर वन और मोर ऑपरेटिंग लीज। Ind AS 16 to Ind AS 40, net 10 crore. Yeah, you are allowed to. The given office building will be transferred from Ind AS 16 to Ind AS 40 at rupees 10 crore, which is the carrying amount on such date. In the given case, second, from Ind AS 40 to Ind AS 2 at rupees 30 crore, which is carrying amount of such property on that date. So we will consider only the carrying amount. Property put into remunerative for sale. वही मतलब ठीक है, Ind AS 2 के ही अंदर आएगी ना वो। Ind AS 40 से अब उसको सेल में कंसिडर कर रहा है, उसको बेचा करेगा वो, तो Ind AS 40 क्यों ना कर रहा है, मतलब उसको ना, वो उसको एज ए रेगुलर अपने बिजनेस के तरीके से बेचेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज Ind AS 40. ओके, अली ब्लू वालों ने अंडर ऑपरेटिंग लीज कॉस्ट डेप्रिसिएशन 20 करोड़, द प्रॉपर्टी पुट इनटू रिनोवेशन फॉर सेल. ओके, ऑपरेटिंग लीज पे था, बट अब वो उसने डाल दिया, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन है यार इसके अंदर. प्रॉपर्टी बी विल ट्रांसफर Ind AS 40 to Ind AS 2 इन्वेंटरी टू rupees 30 which is carrying amount of such property on that date. Property put into renovation for sale, used for builder. ओके, ये जो वर्ड है ना प्रॉपर्टी पुट इनटू सेल, ये भाई ये चीज याद रखिए, बिल्डर्स के लिए ये जो टर्म है ना ये यूज होती है, बिल्डर्स के लिए, यूज फॉर बिल्डर्स. ओके ओके ओके, प्रॉपर्टी पुट इनटू रिनोवेशन फॉर सेल. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, इसको ऑनियन लिख तो रखा है, ठीक है.
कंसेप्ट 8 है भाई हमारे डिस्पोजल का, ट्रांसफ़र कर दी, ट्रांसफ़र अंडर फाइनेंस लीज। ऑनरशिप ट्रांसफ़र किस तरह से हो सकती है, या तो भाई कलेक्ट लमसम अमाउंट कर ली, उसमें तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और अगर तुमने इंस्टॉलमेंट में करे तो भाई इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, डेटर खड़ा कर लो उस बंदे को जितने का भी है, फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लो, इंटरेस्ट चार्ज करके मार्केट रेट से उसको ड्यू कर लो। पेमेंट जब करोगे तो वो मतलब जितनी भी उसने पहली इंस्टॉलमेंट दूसरी इंस्टॉलमेंट पे की है उसको बैंक से कर लो डेबिट। हाँ, ट्रांसफर अंडर फाइनेंस लीज भी हो सकता है। फाइनेंस लीज में तो वही अपनी ROU एसेट वाली हम वो कहानी लिख देते हैं। लमसम कलेक्ट हो गया, इस बी सोल्ड फॉर लमसम कंसीडर, देन वी विल कैलकुलेट लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट बाय डिफरेंस इन नेट सेलिंग प्राइस एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ सच प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा यार, हर एक में आ जाता है, ठीक है। बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन सेल, कैरिंग अमाउंट आ जाएगी वहाँ पर। कैरिंग अमाउंट निकाल दी इस तरह से ये, ठीक है। ये बता दिया 15 लाख और वो 5 लाख करके, ये भी अमाउंट हो गई, ठीक है भाई। मैंने 5th और 6th दोनों इसमें कवर कर लिए हैं, आपको पता भी नहीं लगा, गलत बात है ये। पार्ट 6 यहाँ से ट्रांसफर जो स्टार्ट हुए थे ना, ठीक है, 6 से ट्रांसफर स्टार्ट हो गए थे बस भाई। फिर ये हो गया ईयर एंड पे, एट द एंड फर्स्ट ईयर पे, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, डेटर डेबिट वो अमाउंट से उससे कर दो 45,145, 4,54,145 का 10% जो उसका इंटरेस्ट हो गया उसको राउंड ऑफ इन्होंने कर दिया, बस वो इस चक्कर है। फाइनेंस लीज के अंदर यार लीज रिसीवेबल डेबिट डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं ना, उसको घुमा देते हैं ना एंट्री को। अब हमें लीज रिसीवेबल है ऑपरेटिंग, उसके अंदर ऑपरेटिंग लीज के अंदर बात होती है। इफ़ एसपी सोल्ड फाइनेंस लीज के अंदर बात होती है। तो हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे कैसे करेंगे? लीज रिसीवेबल भाई हमें मिलने हैं, बिल्कुल सही बात। एसेट ऑन लीज आपने दे दी तो उसकी कैरिंग अमाउंट लिख दो, जो भी इन दोनों में डिफरेंस होगा फेयर वैल्यू तो निकाल ही लेते हैं ना उसकी, उसमें निकाल लेते हैं यार इंड AS 116 के अकॉर्डिंग, ठीक है। टू एसेट ऑन लीज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट आ जाएगा। कंसेप्ट 9 डिस्क्लोजर्स का छोड़ो, उसको आगे बढ़ा देते हैं।